इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम के ऑसिलेशन के बारे में। सबसे पहले एक बात समझिएगा, अगर एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है और इसके साथ एक बोब कनेक्ट है जिसका मास m है और वो ऑसिलेशन करता है। दो चीज़ें बताऊंगा मैं। एक्सट्रीम पोजीशन जिस हाइट पर इस मीन लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम से इस तरफ होगी उतनी हाइट पर इस तरफ होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ एक पेंडुलम के लिए एक्सट्रीम पोजीशन सेम हाइट पर होती है। दूसरी बात, अगर इसकी लेंथ L है और मास ऑफ बॉब m है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, तब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम 2π√L/g के बराबर होगा। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम के ऊपर बहुत सी चीज़ों का फर्क पड़ता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी फर्क पड़ता है और लेंथ ऑफ पेंडुलम का भी फर्क पड़ता है, और जिनके कारण ये दोनों चीज़ें चेंज हो सकती है उनका भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण लीनियर एक्सपेंशन होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिस मेटल का पेंडुलम बना होगा उस मेटल की लेंथ थोड़ी सी एक्सपेंड होगी, उसे कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। तो आप क्या कहेंगे कि टेम्परेचर का भी फर्क टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम पर पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अंदर एक लेंथ का एक्सपेंशन होता है और लेंथ बढ़ने के कारण टाइम पीरियड भी बढ़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस चीज का भी फर्क पड़ेगा कि आप अर्थ के अंदर की तरफ चलेंगे या हाइट पर चलेंगे। अगर आप एक लिफ्ट के अंदर बैठे हैं और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब एक लिफ्ट एक्सेलरेट होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर एक एक्सेलरेशन ऐड हो जाती है, तो जिसके कारण पेंडुलम के टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फर्क पड़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन घटती है। मैं आप लोगों को पहले एलिवेटर केस में समझा चुका हूं और आप कहेंगे तो दोबारा से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक कार में बैठे हैं तब भी उसकी एक्सेलरेशन पर फर्क पड़ेगा, मतलब जी की वैल्यू चेंज होगी। कैसे? मान लीजिए आप एक कार के अंदर बैठे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और कार एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में होगी, तो जो ये जी है ये ए है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या नेट एक्सेलरेशन ये बन जाएगी जी डैश, जो किसके बराबर होगी? √a² + g² के बराबर होगी। तब आप g को g डैश से रिप्लेस करेंगे और g की डैश की वैल्यू √a² + g² के बराबर आएगी। इन सभी टॉपिकों को अभी डिस्कस करेंगे। मैं आप फॉर्मूले लिखूंगा और तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लें। अगर मैं फॉर्मूले ड्राइव करने लगा तो एक या दो ही फॉर्मूला 20 मिनट में हो पाएगा। मान लीजिए एक पेंडुलम है जिसके साथ एक बोब कनेक्ट है, जिसका बोब का मास m है, पेंडुलम की लेंथ L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं और ये सिचुएशन लूं कि एक पेंडुलम L लेंथ का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है और उसके साथ एक बोब कनेक्ट है जिसका मास m है, तब हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसके बराबर होगा? 2π√L/g के बराबर होगा। इसके बाद मान लीजिए मैंने वो पेंडुलम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख दिया, एक रॉकेट के अंदर रख दिया, जिसे स्पेस के लिए लॉन्च किया गया। जब वो स्पेस में होगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी वहां पर 0 होती है, जिसके कारण जी की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो टाइम इनफाइनाइट आएगा। टाइम इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं होता, मतलब ऑसिलेशन कोई भी नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कोई भी पेंडुलम ऑसिलेशन नहीं करता है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में भी आ चुका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्लास 12th का जो टॉपिक है कि अगर आप एक सेम हुक से दो इंसुलेटेड थ्रेड की हेल्प से दो लाइक चार्जेस लटकाते हैं और इन दोनों को एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख देते हैं, तब दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जी की वैल्यू 0, तो ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे और दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल आएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जब दो
लाइक चार्जेस जिन्हें इंसुलेटेड थ्रेड से कनेक्ट किया गया है और सेम हुक से कनेक्ट किया गया है, उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रखा गया है, तब जो उस थ्रेड के अंदर स्ट्रेस पैदा होगी, जो उसके अंदर टेंशन पैदा होगी, वो किसके बराबर होगी? वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों के बीच लगेगा। अगर इसका चार्ज भी क्यू है, इसका चार्ज भी क्यू है, तो F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर ये डिस्टेंस L है तो 2L का स्क्वायर, तो इसके बराबर टेंशन प्रोड्यूस होगी। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई दफा कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। तो अब हम दोबारा से पेंडुलम पर चलते हैं। पेंडुलम ऑसिलेशन नहीं करता किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। दूसरी बात, जब हम एलिवेटर टॉपिक पढ़ते हैं तो एलिवेटर टॉपिक में क्या कहते हैं? रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। और तब हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन आती थी वो g+a के बराबर आती थी। तब आप क्या कहेंगे? जब एक पेंडुलम किसी लिफ्ट के अंदर होगा और लिफ्ट एक्सेलरेट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन पहले अगर g थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अब g' की वैल्यू g+a के बराबर होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में g से एक्सेलरेशन को माइनस किया जाता है। ये एलिवेटर टॉपिक में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। इसके बाद बायोवेंसी का भी फर्क पड़ता है किसी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम पर। मान लीजिए पेंडुलम जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की डेंसिटी रो है और जिस लिक्विड के अंदर उसे ऑसिलेशन कराना है उसकी डेंसिटी सिग्मा है। हमेशा याद रखेंगे, अगर पेंडुलम की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है तभी वो उसके अंदर ऑसिलेशन करेगा, अदरवाइज वो उसके अंदर स्विंग नहीं करेगा। उसके अंदर जब वो डूबेगा नहीं तब ऑसिलेशन कैसा? तो हमेशा याद रखेंगे पेंडुलम की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। तब आप फॉर्मूला याद रखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ लिक्विड ऑफ अ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई लेंथ ऑफ पेंडुलम अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसके अंदर ऑसिलेशन होगा, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जिसका पेंडुलम बना हुआ है। अब ध्यान देंगे जरा, अगर एयर और वैक्यूम की बात करूं, उनकी डेंसिटी हम 0 मान लेते हैं, तब यहां टर्म 0 आएगी, तो 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 बन जाएगा। g की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर हम ये फॉर्मूला मानते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम का। मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी पेंडुलम की डेंसिटी की हाफ है, तब आप क्या लेंगे यहाँ 2 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ g/2 आ जाएगा। 2 ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर पेंडुलम को आप ऑसिलेशन कराएंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमेशा बढ़ेगा। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये टर्म हमेशा 1 से कम होती है और जब 1 से इसे घटाना पड़ेगा तो 1 से वैल्यू कम आएगी और 1 से कम वैल्यू की मल्टीप्लाई आप g के साथ करेंगे जिसके कारण टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम पे? आप कहेंगे यस पड़ता है। दरअसल क्या होता है, जब आप किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या तो वो लेंथ के अलोंग एक्सपेंड होती है या वो एरिया के अलोंग एक्सपेंड होती है या फिर वो वॉल्यूम के अलोंग एक्सपेंड होती है। हम बात कर रहे हैं पेंडुलम की, पेंडुलम की होती है लेंथ। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अंदर एक लीनियर एक्सपेंशन पैदा होगा। मैंने मान लिया टेम्परेचर जब पहले T था तब इसकी लेंथ L थी और जब इसका टेम्परेचर मैंने स्मॉल t इंक्रीज किया या डेल्टा t इंक्रीज किया तो इसके अंदर एक लीनियर एक्सपेंशन पैदा हुआ जो किसके बराबर होगा? डेल्टा L के। और लीनियर एक्सपेंशन हमेशा जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप इसे इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L डेल्टा T। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे आप अल्फा L डेल्टा T लिखेंगे और अल्फा की वैल्यू यहाँ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की एसआई यूनिट कई बार क्वेश्चंस में आई हुई है कंपटीशन में, इसकी एसआई यूनिट पर केल्विन होती है। अब ध्यान देंगे आप, ये लेंथ इंक्रीज लेंथ है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले लेंथ क्या थी पेंडुलम की? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, L लेंथ थी।
अब लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ेगा। अगर न्यूमेरिकल में डेल्टा एल के माध्यम से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अगर वहां आपको अल्फा की वैल्यू, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और इंक्रीज टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी, तब आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे 2 पाई रूट एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन जी। यहां से आप एल कॉमन ले लेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम शायद आपको गिवन हो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी। ये भी हो सकता है कि आपको पहला टाइम पीरियड गिवन हो, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 पाई रूट एल बाई जी रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसकी जगह आप टी लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पहला टाइम पीरियड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको गिवन होगा, 1 एक कांस्टेंट टर्म है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको गिवन होगा, तो आप फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम आफ्टर इंक्रीज इट्स लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी, एनडीए और सीडीएस के लिए भी, तो आप इन टॉपिक को बहुत सीरियसली लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग, या एक मास जो स्प्रिंग से कनेक्ट है, और जब दो स्प्रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं पैरेलल और सीरीज में, तब उनका जो स्प्रिंग कोफिशिएंट होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन में आती है।